नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए होने जा रहे चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस चरण में बीजेपी व सपा के साथ उनके सहयोगी दलों का भी इम्तिहान होना है। इस चरण में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी भी कई सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 54 सीटों पर मतदान होना है। जिन जिलों में मतदान होगा उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 54 सीटों में से 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थी। सपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। सातवें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में हैं। मोदी संगठन के नेताओं के साथ बैठक करने के अलावा खुजूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़, मिर्जापुर व जौनपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी और जौनपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगी। क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी को इस बार यहाँ पर बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन को इस इलाके में दलित और ओबीसी मतदाताओं का अच्छा साथ मिला था। बीएसपी को गाजीपुर, कोसी, जौनपुर और लालगंज संसदीय क्षेत्रों में जीत मिली थी, जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीट से चुनाव जीते थे। मणिपुर में आज दूसरे चरण में 22 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों में 28.19% वोटिंग हो चुकी है। जिरीबाम जिले में सबसे अधिक 32.68% वोटिंग हुई है, जबकि तामेंगलोंग जिले में सबसे कम 20% मतदान हुआ है। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखंगम गंगमेई शामिल हैं। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के हैं। इस चरण में थौबल, चंदेल, उखरूल, सेनापति, तमेंगलोंग और जिरीबाम जिलों में मतदान हो रहा है। इन 22 सीटों में से बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 18, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 11 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड और नागा पीपुल्स फ्रंट ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इसके अलावा शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई और कुछ अन्य दलों ने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें हैं। हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा की पहली घटना थौबल जिले में और दूसरी सेनापति जिले में हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के एक अहम रणनीतिक शहर मारियुपोल को रूसी सैन्य बलों द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि घेर लिया गया है। मारियुपोल में करीब 4,50,000 लोगों की आबादी रहती है। यूक्रेन के दक्षिण में बसा यह शहर क्राइमिया के नजदीक है और रूसी सीमा से भी करीब है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी किए जाने से इनकार किया है और इसे प्रोपेगेंडा बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रूस की सेना को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर 15 लाख की जेल का प्रावधान भी है। यूक्रेन के जंग वाले इलाकों में अभी भी कम से कम 1000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें से 700 सुमी और 300 खार्किव में हैं। बता दें कि सुमी और खार्किव दोनों ही जगहों पर जबरदस्त बमबारी हो रही है और यहां पर भारतीय व यूक्रेन के नागरिक भी बंकरों, मेट्रो स्टेशनों व घरों में छुपे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इन जगहों पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बसों का इंतजाम कर रही है, लेकिन उन्हें निकालना अभी उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जब तक वहां फंसे हर एक भारतीय को निकालकर वापस नहीं लाया जाता, तब तक ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 से 3 हज़ार भारतीय यूक्रेन में अभी भी हो सकते हैं और ये नंबर घट बढ़ भी सकता है। रूस द्वारा यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरोजिया पर कब्जा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत ने कहा कि रूस के सैनिक यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने चेताया कि दुनिया एक आपदा से बाल बाल बची है और अब रूस के सैनिक यूक्रेन के एक और सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस की सेना द्वारा खतरनाक हमलों को रोकने की मांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी गोलीबारी और उसकी जब्ती पर रूस की जमकर आलोचना की।
इसके साथ ही कुछ ने मांग की कि रूस इस तरह के हमले को फिर से ना होने दे। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से कई ने गंभीर चिंता व्यक्त की और 1986 के चेरनोबिल आपदा की पुनरावृत्ति की आशंका के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ था और उन्होंने मॉस्को से किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने से परहेज करने को कहा। साथ ही यूक्रेनी कर्मियों को अपना काम करने के लिए प्लांट में जाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। चीन ने शनिवार को घोषणा की है कि वो 2022 में अपने रक्षा बजट में 7.1% की बढ़ोतरी करेगा। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट चीन का ही है। इससे पहले बीते साल चीन ने 6.8% की बढ़ोतरी की थी। चीन की सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 17.57 लाख करोड़ रुपए, करीब $229.5 बिलियन का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो ये वृद्धि भारत के 5.25 लाख करोड़ के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन होने से भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट जगत सदमे में डूब गया है। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना शोक जता रहे हैं। दुनिया भर में नामी क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट प्रेमी भी शोक में डूबे हुए हैं। शेन वॉर्न ने आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स टीम को भी प्रशिक्षित किया था। वॉर्न के प्रबंधन ने शनिवार सुबह के शुरुआती घंटों में एक बयान जारी कर घोषणा की कि उनका थाईलैंड में एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। शेन वॉर्न को विजडन से शताब्दी के 5 महान क्रिकेटरों में एक चुना गया था। शेन ने अपने करियर का अंत वनडे मैचों में 293 विकेट और टेस्ट में 708 विकेट के साथ किया, जो क्रिकेट के इस फॉर्म में किसी लेग स्पिनर द्वारा लिए गए सबसे अधिक विकेट हैं। वॉर्न ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था और इसके बाद अगले साल मार्च में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप जीता और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 33 रन देकर 4 विकेट के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने विशेष रूप से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दोनों देशों के खिलाफ अपने 708 टेस्ट विकेटों में से 325 के साथ शानदार प्रदर्शन किया। वॉर्न को उनके नेतृत्व कौशल के लिए भी याद किया जाएगा और 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। मैदान के बाहर वॉर्न एक तेज तर्रार व्यक्तित्व और कमेंटेटर के रूप में सफल थे। उन्हें खेल के सबसे तेज विश्लेषकों में से एक माना जाता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।